So welcome to my channel and let's start with the question number 1. The question number 1 says nurse has to administer an eye drop and an eye ointment to the client in right eye. How should the nurse best administer the medication? तो एक नर्स है जिसको आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट दोनों ही एक क्लाइंट को लगाना है राइट आई में. तो सबसे बेस्ट मतलब क्या तरीका होना चाहिए उसको मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने का. तो ऑप्शन 1 कहता है कि एडमिनिस्टर द आई ड्रॉप फर्स्ट फॉलोड बाय द आई ऑइंटमेंट, या फिर एडमिनिस्टर पहले आई ऑइंटमेंट लगा दो उसके बाद आई ड्रॉप, या फिर पहले आई ड्रॉप डालो फिर 15 मिनट वेट करो फिर ऑइंटमेंट लगाओ, या फिर ऑइंटमेंट लगा दो 15 मिनट वेट करो और फिर आई ड्रॉप लगाओ. सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए. पहले आपको आई ड्रॉप डालना है फिर उसके बाद आई ऑइंटमेंट लगाना है. देखो अगर एक ही टाइम पर आई ड्रॉप और आई ऑइंटमेंट दोनों ही देना है तो पहले हम किसको देंगे, आई ड्रॉप को देंगे और उसके बाद हम आई ऑइंटमेंट को देंगे. ठीक है, दोनों मेडिकेशन के बीच 3 से 5 मिनट का गैप होना चाहिए. 3 से 5 मिनट, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं, ताकि मेडिकेशन प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो सके. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पोस्ट ऑपरेटिव नर्स है जो कि नर्स रिसीव्ड अ पेशेंट फॉलोइंग ओपन कोलिसिस्टेक्टमी. तो एक पेशेंट है जो कि जिसका क्या हुआ है, ओपन कोलिसिस्टेक्टमी हुआ है और साथ में उसके क्या लगा हुआ है, टी ट्यूब ड्रेनेज लगा हुआ है. तो 6 घंटे बाद एडमिशन के पेशेंट की जो टी ट्यूब ड्रेनेज बैग है उसे क्या करना है, एम्प्टी करना है. तो नर्स नोटिस करती है एक स्लाइट जॉन्डिस ऑफ स्क्लेरा. विच एक्शन बाय द नर्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्शन क्या होना चाहिए. ऑप्शन इज़ रीपोजिशनिंग द पेशेंट टू प्रोमोट टी ट्यूब ड्रेनेज. हम पेशेंट का क्या कर देंगे, रीपोजिशन कर देंगे जिससे टी ट्यूब का ड्रेनेज क्या हो जाए, अच्छे से मेंटेन हो जाए. या फिर नोटिफाई करेंगे सर्जन को कि ये फाइंडिंग्स देखने को मिली है, या फिर पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तुरंत, या फिर रिकॉर्ड करेंगे जो भी फाइंडिंग हमने देखी है और फिर मॉनिटर करना शुरू कर देंगे पेशेंट को वापस से. सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, नोटिफाइंग द सर्जन अबाउट दीज फाइंडिंग. तो ये जो भी फाइंडिंग्स हैं सबसे पहले हमें किसको बताना है, HCP को बताना है. ठीक है, जो भी सर्जन है उसको बताना है. तो कॉलिसिस्टेक्टमी के बाद बेसिकली टी ट्यूब बाइल डक्ट को ओपन रखने के लिए लगाया जाता है. ठीक है, क्यों लगाया गया, ताकि बाइल डक्ट क्या रह सके, ओपन रह सके. अगर टी ट्यूब से बाइल नहीं आ रहा है, अगर इससे क्या नहीं आ रहा है, बाइल नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि डक्ट क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है. इसलिए तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए और पेशेंट को, ताकि पेशेंट को इवेल्युएट किया जा सके. और रिपोजिशनिंग की बात करें तो इससे बेसिकली बाइल का जो फ्लो है वो कैथेटर तब मतलब इम्पॉर्टेंट है जब बाइल कैथेटर में मतलब किंक हो गया या फिर ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है. तो इसमें तो ये ऑप्शन इसीलिए अप्रोप्रिएट नहीं है. और ब्लड प्रेशर चेक करने से उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आएगा. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फीमेल क्लाइंट है, एडमिट हुई है, नया डायग्नोसिस है. क्या है, एक फीमेल क्लाइंट है जिसका नया डायग्नोस हुआ है कि उसको क्या है, कुशिंग सिंड्रोम है. साथ में एलिवेटेड सीरम भी है एंड यूरिन कॉर्टिसोल. तो जो उसका सीरम है वो एलिवेट हो रखा है, साथ में यूरिन कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ है. ठीक है, तो विच असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू सी इन दिस पेशेंट. तो क्या नर्स को फाइंडिंग्स मिलेगी उस पेशेंट के अंदर, हेयर लॉस एंड मून फेस देखने को मिलेगा, डिक्रीज वेट एंड हिरोसिडिज्म देखने को मिलेगा, डिक्रीज मसल मास या फिर थिक स्किन, या फिर एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ग्लूकोज. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डैट इज़ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ग्लूकोज. तो देखो इसमें क्या हो रहा है, जो कुशिंग सिंड्रोम है इसमें क्या है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा होता है. क्या बढ़ा होता है, कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज़ होता है. ठीक है, जिससे BP और साथ में शुगर क्या होंगे, एलिवेटेड होंगे, है ना, दोनों बढ़ जाएंगे. साथ ही पेशेंट का जो चेहरा है वो कैसा देखने को मिलेगा, आपको मून फेस देखने को मिलेगा. कुशिंग सिंड्रोम में आपको मून फेस देखने को मिलता है. साथ में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, हिरोसिटिज्म देखने को मिलेगा, हिरोसिटिज्म भी होगा. साथ में उसका मसल जो मास है वो भी कम हो जाएगा, मसल्स कम हो जाएंगे. ठीक है, साथ में वेट गेन देखने को मिलेगा, वेट गेन भी होगा, उसमें वज़न बढ़ा होगा. और जो पेट की स्किन है, एब्डोमिनल स्किन है वो भी क्या होगी, थिन होगी, ना कि थिक होगी. ठीक है, और स्ट्रे देखने को मिलेंगे आपको उसके एब्डोमिनल पे. तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि हेयर लॉस नहीं होता है, हेयर
ग्रोथ देखने को मिलती है, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत है। मून फेस देखने को मिलता है। डिक्रीज वेट नहीं होता है, वेट गेन होता है, ठीक है। हिरोसिटिज्म देखने को मिलता है। साथ में मसल मास तो कम हो रहा है, लेकिन थिक स्किन की जगह क्या होता है, थिन स्किन होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, डेट इज़ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर एंड ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यू हैव रिसीव्ड एन ABG रिपोर्ट ऑफ योर असाइन पेशेंट एडमिटेड विद क्रॉनिक COPD। तो एक पेशेंट है जिसको क्या हो रखा है, क्रॉनिक COPD हो रखा है। उसकी ABG रिपोर्ट है, pH जो है 7.35 है, डेट इज़ नॉर्मल। नॉर्मल pH रेंज कितनी होती है, 7.35 टू 7.45, सो दिस इज़ नॉर्मल। उसके बाद PCO2 लेवल बढ़ा है, क्योंकि PCO2 लेवल नॉर्मल कितना होता है, 35 टू 45। उसके बाद ऑक्सीजन 70% है, दैट इज़ कम है, क्योंकि जो नॉर्मल अगर अच्छा कंसीडर किया जाएगा 90 टू 100 हम इनफ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद HCO3 देखा जाए 34 है, दैट इज़ इंक्रीज्ड है, क्योंकि इसका नॉर्मल लेवल होता है 18 टू 28, या फिर किसी किसी बुक में लिखा होता है 21 टू 28। तो नॉर्मल लेवल क्या है HCO3 का, 21 टू 28 है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन द अबव फाइंडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन द नर्स शुड परफॉर्म। तो ये फाइंडिंग्स दे रखी है, इससे क्या परफॉर्म होगा। अब हमने देख लिया है कि CO2 का लेवल बढ़ा हुआ है, साथ में HCO3 का लेवल बढ़ा हुआ है, और हमारा क्या है, pH डिक्रीज़ है, यानी कि एसिडिक कंडीशन है, ठीक है। हमें कभी भी अगर रिपोर्ट करना है कि pH बढ़ा है या घटा है, एसिडिक है या अल्कलोसिस है, तो नियर बाय वैल्यू देख लो। 3.5 जो है एसिडिक के ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, एसिडिक करेंगे। अगर यहीं पे 4-5 होता तो हम इसको अल्कलोसिस कहते, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है कि एसिडिक की तरफ कौन है और अल्कलोसिस की तरफ कौन है, ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो द ऑप्शन इज असेस द वाइटल साइंस, रिपोजिशन द क्लाइंट, प्रिपेयर फॉर इंटूबेशन, या फिर अप्लाई 100% नॉन रीब्रीदर मास्क। तो अकॉर्डिंग टू इसके जो राइट आंसर है वो है असेस द वाइटल साइंस। सबसे पहले हम क्या उसके चेक करेंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे। जो क्रॉनिक COPD के केस में बात करें तो जो पेशेंट में जो CO2 है वो क्या हो जाता है, जमा होने लगता है, यानी कि इंक्रीज़ हो जाता है। और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो रहा है। तो जब PO2 लेवल क्या हो, कम हो, ठीक है, तब ऑक्सीजन देना चाहिए। अगर पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है, रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो, तब हम 100% नॉन रीब्रीदर का मास्क का यूज़ करेंगे। तो इस कंडीशन में पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल उतना भी कम नहीं हुआ है कि हमें उसे क्या देना पड़े, 100% नॉन रीब्रीदर मास्क देना पड़े। तो सभी पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखना भी कोई एक ऑप्शन नहीं है। सो द राइट आंसर इज असेस द वाइटल साइंस। उसके वाइटल साइंस चेक करते रहना है कि स्टेबल हैं या नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो क्या कॉम्प्लिकेशन मतलब वो हमें कॉम्प्लिकेशन बताना है जो कि किससे एसोसिएटेड होते हैं, प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेशन के केस में होते हैं। सो द ऑप्शन इज इम्यूनोसप्रेशन, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज, या फिर पल्मोनरी एम्बोलाई। तो देखो जो इसका राइट आंसर है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज। इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट को ज़्यादा टाइम तक वेंटिलेटर पर रखा जाए, पेशेंट को बहुत देर तक किस पे रखा गया है, वेंटिलेटर पे रखा गया है, तो उनमें पेट के अंदर ब्लीडिंग यानी कि GI ब्लीडिंग देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए राइट आंसर क्या है हमारा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज है, GI हेमरेज हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेस अल्सर है वो डेवलप हो जाता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या डेवलप हो रहा है, स्ट्रेस अल्सर डेवलप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है, अगर कोई भी पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है या पहले से अल्सर का हिस्ट्री है, तो रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे कि वेंटिलेशन इनकरेक्ट है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी है, ठीक है, फ्लूइड इम्बैलेंस है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो रखा है उसका, लंग में क्या हो रखा है, एयर है, उसे क्या बोलेंगे, न्यूमोथेरिक्स, ठीक है, इन्फेक्शन है, एटेलेक्टेसिस का केस है, यानी कि लंग क्या हो रखा है, कोलैप्स। तो इससे ये सारे कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं, एटेलेक्टेसिस भी हो जाता है। तो इसीलिए हमें GI ब्लीडिंग देखना है, मॉनिटर करना है, जो किस पे है, प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन पे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यू हैव रिसीव्ड अ न्यू एडमिशन विद प्रोविजनल डायग्नोसिस ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अब जो पेशेंट आया है हमारे पास, उसको क्या हो रखा है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो रखा है। इनिशियल असेसमेंट फाइंडिंग इंक्लूड परसिस्टेंट डायरिया एंड हैज़ लॉस्ट 11 LBS सिंस द एक्सैस्परेशन ऑफ डिजीज़। तो जो पेशेंट आया उसकी इनिशियल फाइंडिंग क्या दिखा रही है कि उसको क्या हो रखा है, परसिस्टेंट डायरिया है, कंटिन्यूस उसको क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, और साथ में उसने अपना 11 LBS वेट लूज़ कर दिया है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू मीट पेशेंट न्यूट्रिशनल नीड्स। तो बेसिकली अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट है जिसमें हमें क्या देखना है, पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड्स को इफेक्टिव वे में पहुंचाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे कंटिन्यूस इंटरल फीडिंग या फिर TPN देंगे, या फिर प्रोवाइड करेंगे इंटरमीडिएट इंटरल फीडिंग, या फिर A और C दोनों ही देंगे। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन B, दैट इज प्रोवाइड टोटल पेरेंटल दैट इज न्यूट्रिशन दैट इज TPN देंगे। ठीक है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में देखो क्या होता है, पेशेंट को डायरिया होता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है परसिस्टेंट डायरिया है, साथ में उसका वेट लॉस भी हो रहा है ना। पेट, अब क्योंकि उसका डायरिया हो रखा है तो पेस्ट को रेस्ट कराना ज़रूरी होता है इसमें, इसलिए डायरेक्टली वेन में न्यूट्रिशन देना बेस्ट है, क्योंकि अगर फूड डायरेक्टली पेट में दिया जाएगा तो बाउल रेस्ट नहीं मिलेगा, फिर वो आपको बाउल रेस्ट नहीं मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पेरिस्टालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, यानी वापस से वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएंगे, फूड का डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो हम एंट्रल फीडिंग तो नहीं देंगे, इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें अभी उसको पता है कि उसका पेट जो है बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी मूवमेंट्स कर रहा है, जिसकी वजह से उसे क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है। तो हमें उसके पेट को रेस्ट देना है, तो हम क्या देंगे, TPN देंगे, डायरेक्टली वेन्स में दे देंगे, फूड डायरेक्टली वेन्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, जिसे TPN बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन इज हैविंग एन एक्सपेक्टेड आउटकम। तो TPN के बारे में अब हमें बताना है। ऑप्शन इज इंक्रीज सेल न्यूट्रिशन, डज नॉट रिजल्ट टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, प्रोवाइड हाइड्रेशन, या फिर रिजल्ट इनटू नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। सो द राइट आंसर इज इंक्रीज सेल न्यूट्रिशन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जो TPN है वेन में दिया जाता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आप उसे बोलते हो लो, स्टमक के थ्रू उसे दे रहे हैं, बोलते हैं कि लो पी लो TPN, ऐसा नहीं करते हैं, वेन्स में दिया जाता है। ठीक है, तो पेशेंट की न्यूट्रिशन की नीड पूरी हो जाती है। जब भी हम TPN को वेन्स में देते हैं तो पेशेंट की जो न्यूट्रिशन की नीड है वो पूरी हो जाती है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, साथ में और क्या मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं। ठीक है, वाइटमिन्स मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें TPN में ऑलरेडी होती हैं। इसका मेन फ़ायदा है कि सेल न्यूट्रिशन बढ़ जाता है। तो सेल का न्यूट्रिशन बढ़ गया है, लेकिन पानी की कमी को दूर करने या एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए नहीं होता है। तो आप TPN किस लिए दे रहे हो, सेल के न्यूट्रिशन के लिए दे रहे हो। अगर आपको पानी मतलब वाटर की कमी है पेशेंट में तो उस और एसिडोसिस हो रखा है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम TPN नहीं देते हैं। तो इसका राइट आंसर A हो जाएगा, ये ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेशेंट रिसीव्ड मल्टीपल एंटीबायोटिक एंड नाउ इज़ एक्सपीरियंसिंग डायरिया। अब एक पेशेंट है जिसको बहुत सारे एंटीबायोटिक चल रहे हैं और अब उसको क्या हो गया है, डायरिया हो गया है। डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रिकॉशन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस केस। तो डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब किए हैं ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। ठीक है, तो हमें टाइप्स ऑफ प्रिकॉशन बताना है, इसमें क्या फॉलो होगा। तो ऑप्शन इज़ एयरबॉर्न प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट, ये ड्रॉपलेट, या फिर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। सो द राइट आंसर इज़ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। अब देखो इसमें क्या होता है, पेशेंट को क्या हो रखा है, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया, यानी एंटीबायोटिक्स मल्टीपल ले रहा था, उसकी वजह से उसे क्या हो गया है, डायरिया हो गया है। तो हमने उसे कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन क्यों लेने के लिए बोला डॉक्टर ने, क्योंकि अगर पेशेंट को एंटीबायोटिक लेने के बाद डायरिया हो रहा है तो यूजुअली वो जर्म से होता है जो कि कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। ठीक है, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम, क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियले। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियले हो गया रीज़न। इस केस में जो नर्स को कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेना चाहिए, मतलब क्या पहनेगी नर्स, ग्लव्स पहनेगी, साथ में गाउन पहनना है, पेशेंट के साथ डायरेक्ट टच अवॉइड करना है। एयरबॉर्न या ड्रॉपलेट प्रिकॉशन सिर्फ तब यूज़ होते हैं जब इन्फेक्शन हवा या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। डायरिया कॉन्टैक्ट से फैलता है, इसीलिए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन लेंगे। एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट क्या बोलते हैं, हाँ, इससे नहीं फैलता है। ठीक है, साथ में स्टैंडर्ड प्रिकॉशन की नीड नहीं है इसमें। सो द राइट आंसर इज़
ऑप्शन बी डेट इज़ कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन. सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो. और ये क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है. दैट इज़ यू आर फॉर्मुलेटिंग अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ पेशेंट with an arterial line. The nurse is well aware that this line can be used for which of the following? Option A is monitoring blood pressure and heart rate and infusing medication. B is monitoring blood pressure and heart rate and obtaining blood gases and other laboratory samples. Option C is monitoring heart rate, obtaining blood gases and laboratory samples, infusing medication. या फिर option D, that is obtaining blood gases and other laboratory sample and infusing medication. So solve this by